सो डियर, अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको वो क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ओवर ये जो टॉपिक है वो टीयर 1 में नहीं, टीयर 2 में इंक्लूड हो रहा है। 2022 और जो 2023 का सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आधी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पक्का आया हुआ था, मतलब हर शिफ्ट के अंदर एक आधा क्वेश्चन पक्का आया हुआ था। ओके, चलो, मतलब इन चैप्टर्स को प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है, तो उसमें ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में आए हुए भी। तो ध्यान से करिएगा, पहले खुद से सॉल्व कर लो, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन में जो भी आपको एक्सप्लेनेशन की नीड है देख सकते हो। तो ऑप्शन फिलहाल चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 5 रहेंगे कि अगर पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा नहीं करता तो ओनली 1 फॉलोज, पहला नहीं करता दूसरा करता है तो ओनली 2 फॉलोज, दोनों के दोनों नहीं करते हैं तो नाइदर नोर, अगर दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं तो बोथ फॉलो भी आता है और आइदर और भी आता है। और आइदर और कैसे आता है ये मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया था। ओके, तो एग्जाम में तो यही 4 ऑप्शन आएंगे इन 5 में से, बट फिर भी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्चुअल में 5 ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में अवेलेबल है आपको डाटा, एक स्टेटमेंट दी गई है, कहता एक विशेष उत्पाद की बिक्री काफी कम हो गई है जिससे कंपनी को बड़ी चिंता हो रही है। मतलब सपोज एक कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो ना वो सेल आउट कर रही थी काफी टाइम से, मेंशन नहीं है टाइम, जो सिचुएशन के हिसाब से हम कंसीडर करके चल रहे हैं डाटा। तो उसकी जो सेल थी ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिससे क्या है एक चिंता का विषय बना हुआ है उस कंपनी को, भाई सेल इतनी कम क्यों हो गई है। ओके, तो उसके ऊपर क्या स्पेसिफिक कार्यवाहियां या कार्यविधियां फॉलो की जा सकती हैं। पहला एक्शन क्या कहता है, कहता है कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदित उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अगर सपोज मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, बिकता जा रहा है, काफी सालों से बिकता जा रहा है, अब प्रोडक्ट बिक रहा है मतलब लोगों में उस प्रोडक्ट को लेके एक फेथ बना हुआ है, अवेयरनेस ऐसी है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है तभी बिकता जा रहा था, तो ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं ईयर बाय ईयर। बट अगर प्रोडक्ट की सेल कम हो जाए तो हमें क्या लगेगा, कहीं मार्केट में कोई और नया प्रोडक्ट तो नहीं आ गया सेम उसी लेवल का और उसने उसके प्राइजेस कम करके दे दिए गए हों, इसलिए तो इंपैक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर। तो यही कंडीशन यहां पर बोल रहा है कि अगर कंपनी को रियलाइज हुआ है कि सेल जो है वो कम हो रही है तो उसके जो भी राइवल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में उसका पूरे का पूरा क्या है अध्ययन किया जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए। तो वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि जब तक आपको मार्केट में आइडिया ही नहीं है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कंपटीशन का आइडिया नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में ग्रो ही नहीं कर सकते हो। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, कहता है उत्पाद की कीमत कम की जानी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। अब उत्पाद में की जो प्रोडक्ट था, मान लेते हैं उसकी कीमत जो है वो कम कर दें ताकि सेल ज्यादा बढ़े। वैसे यहां पर जो क्या कहते हैं उसकी कीमत जो है, जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है, कम करने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि इतने टाइम से लोग खरीद ही रहे होंगे। दूसरा कहता है क्वालिटी इंप्रूव की जानी चाहिए। मतलब यहां पर सवाल उठाया जा रहा है, जब प्रोडक्ट बिकता जा रहा था फिर तो कोई बात नहीं थी, अब प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, मतलब लोगों के मन में क्या, इतने लोगों के मन में ये आ गया कि इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खास नहीं है, तो हम इसके लिए क्वालिटी के ऊपर वो जो है वो संदेह नहीं कर सकते कि क्वालिटी को और इंप्रूव कर दो। तो ये एजम्पशन हो सकती है कि हाँ बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा या प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, इसलिए एक काम करो प्राइजेस रिड्यूस कर दो और क्वालिटी को इंप्रूव कर दो, क्या पता हो जाए सेल ज्यादा होनी शुरू हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं एजम्पशन का पार्ट बन जाएगा। तो ये हमारा वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओके, अगला, कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ कंप्यूटर्स इज अफेक्टिंग द आईसाइट्स ऑफ मैनी यूथ। कहता है कंप्यूटर के निरंतर उपयोग से कई युवाओं की आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है, आईसाइट वीक हो रही है, हम देख रहे हैं। ठीक है, आज तो डिजिटल एरा चल रहा है ना आजकल। ओके,
कंप्यूटर लैपटॉप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज़ हर जगह पर। तो आई साइट जो है वो जितने भी यूथ है उनकी जो है आई साइट वीक होती जा रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पहले कार्यवाही क्या हो सकती है, कहते हैं जितने भी सभी प्रतिष्ठानों को कंप्यूटर का उपयोग करने वाले लोगों को कंप्यूटर पर हर घंटे काम करने के बाद एक छोटा ब्रेक लेने की अनुमति देनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आईज जो है आंखें जो है हमारे शरीर का बहुत ही कमजोर और नाजुक अंग है। अगर हम उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालते रहेंगे तो आई साइट तो कहीं ना कहीं आगे जाके वीक होगी ही होगी, जो कि आपको ओल्ड एज में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, जितने भी ऐसे कह सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर कंप्यूटर का काम पूरा पूरा दिन होता है, लाइक आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, जितने भी कंप्यूटर यूज करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास, ठीक है, या एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या है हर थोड़े घंटे के बाद ना एक ब्रेक देनी चाहिए, रिफ्रेशमेंट टाइप, ताकि वो कंप्यूटर से काम छोड़े, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, आंखों को भी आराम दे। ठीक है, बार बार उस पर बोझ ना डालें, आई साइट का मामला है सारे का सारा। तो पहला एक्शन जो है वो एक वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा कहता है प्रतिष्ठानों के प्रबंधन द्वारा कंप्यूटर के उपयोग की हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं ना, जितने भी कंपनीज हो गई, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर का यूज करने के लिए डिस्करेज करना चाहिए। हम डिस्करेज नहीं कर सकते हैं कि कंप्यूटर यूज ही मत करो, ठीक है। तो ये जो है इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को, जो ये एक्शन है वो नेगेटिव बना रहा है। आजकल तो सारा काम ही सारे का सारा कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के जरिए होता जा रहा है। फाइल्स कौन संभालता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सारे का सारा कंप्यूटर पे ही काम होता जा रहा है आजकल, ठीक है। तो हम डिस्करेज नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा तो एटलीस्ट प्रॉब्लम को कम तो कर सकते हैं ना, कैसे, पहले कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू। तो यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अ फोन वॉज रिसीव्ड एट द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफिस फ्रॉम एन अनोनिमस पर्सन दैट देयर वॉज अ डेडली बॉम्ब इन द सेक्रेटरीट। कहता है जिला नियंत्रण कार्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है। फोन आया कि सचिवालय में एक घातक बम है। ओके, किसी ने फोन कर दिया, एनोनिमस मतलब उसका नाम पता कुछ नहीं था, बस उसने फोन किया और बोला कि सचिवालय में ना घातक बम लगा हुआ है। ओके, चलो पहला एक्शन क्या होगा, कहता बम निष्क्रिय करने वाला एक दस्ता तुरंत भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बॉम्ब स्क्वाड को भेजा जाना चाहिए ना, ताकि वो सारी की सारी तहकीकात कर सके, ओके, इस मामले को लेके। दूसरा कहता है अथॉरिटी को इस तरह के गोरख धंधे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर किसी का कॉल आया है, एक अजनबी इंसान का कॉल आया है, तो सरकार को उसकी बात पे ज्यादा गौर ही नहीं करना चाहिए। हम जब तक उसकी छानबीन नहीं करेंगे, कुछ उसका जो है आउटपुट में रिजल्ट नहीं पता चलेगा, तब तक कैसे पता चल जाएगा कि वो फेक कॉल है या क्या जेन्युइन कॉल थी। ठीक है, तो हम बात भी देखो ना बॉम्ब की हो रही है, अब सचिवालय में है, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इतने सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज पर्सोनल्स काम करते हैं। तो ये वैलिड आपका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर भी पहला ही अनुसरण करेगा। ओके, अगला एग्जाम में भी आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, घबराइएगा नहीं। कहता पीपल रिजाइडिंग इन सम ट्राइबल एरियाज आर फार फ्रॉम एजुकेशन। कहता कुछ आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग शिक्षा से बहुत ज्यादा दूर हैं। ठीक है, उनको शिक्षा का अता पता नहीं है, एजुकेशन का कोई आइडिया नहीं है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, कहता वहां जहां ये आदिवासी क्षेत्र बने हुए हैं, बच्चों और वयस्कों के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए। जब तक उनको एजुकेशन का आइडिया नहीं होगा कि एजुकेशन मिलती कहाँ है, स्कूल कॉलेजेस पता ही नहीं है क्या होते हैं, तब तक कैसे उनको एजुकेशन मिलेगी। तो वहां पर जितने भी ऐसे ट्राइबल एरियाज है ना, वहां पर क्या है, स्कूल और कॉलेज ओपन किए जाने चाहिए। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक, जहां पर सारे के सारे लोग वहां पर पढ़ सकें। वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, भलाई के लिए काम किया जा रहा है। कहता उन्हें शिक्षित करने का काम सामाजिक कार्यकर्ताओं को सौंपा जाना चाहिए। अब देखो, अब किसी ट्राइबल एरियाज के अंदर एजुकेशन काफी दूर है, ठीक है, तो अगर वो सरकारी कामों के थ्रू जाएंगे ना, तो काफी लंबा टाइम लग सकता है। क्लियर, क्योंकि पहली बात तो ट्राइबल एरियाज का आइडिया नहीं है वो कहाँ पर होगा, चलो इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए, फिर
स्कूल ओपन करने के लिए, टीचर्स अपॉइंट करने के लिए ग्रांट लेनी पड़ती है, मतलब लंबा झंझट वाला काम हो जाता है। ओके, तो ये काम जो है शिक्षा देने वाला काम जो है, एजुकेट करने वाला काम जो है, वो सामाजिक कार्यकर्ताओं को सौंपा जाना चाहिए, जितने भी हैं। तो ये भी वैलिड है। अगर जितनी भी एनजीओज वगैरह खुली हुई हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो समाज सेवा के लिए तो बैठे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है समाज सेवा सिर्फ कपड़े देने में, खाना खिलाने में, ठीक है, इसी तक ही सीमित है। सोशल वर्किंग का काम जो है किसी भी हित में किया जा सकता है। दोनों के दोनों यहां पर वैलिड कोर्सेज ऑफ एक्शन है। दोनों कार्यवाहियां जो हैं वो अनुसरण करेंगी। नेक्स्ट, देश के कई हिस्सों में गंभीर मसौदा तैयार करने की खबर है। मसौदा मतलब ड्रॉट, सूखा पड़ने की जो है वो खबर आ रखी है। तो पहला क्या कहता है, सरकार को प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब यहां पर देखो सूखा आ रखा है, तो इमीडिएटली मतलब इसके लिए क्या है, खबर आई है एक, उनको खबर मिली है कि काफी ज्यादा हिस्सों में गंभीर क्या है, ड्रोट आने की उनको एक खबर मिली है। तो सरकार को प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। सूखा पड़ गया एकदम से, तो इमीडिएटली ये वाला एक्शन हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये देखो नेचर के अगेंस्ट होती हैं सारी की सारी चीजें। आज सूखा पड़ गया, ठीक है, तो ये तो नहीं है कि ऑल ओवर द टाइम ही पड़ता रहेगा। तो माना कि सरकार को क्या है, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए, बट तत्काल प्रभाव से ही करनी चाहिए। तो यहां पर जो इमीडिएट टर्म है ना, वो इस कंक्लूजन को थोड़ा जो है वो नेगेटिव बना रहा है। अगर यहां पर इमीडिएटली टर्म हम अवेलेबल ना करवाते, ओके, तो हम कह सकते थे, क्योंकि वहां के लोगों के लिए नीड अभी के लिए क्या है, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, खाने पीने को अच्छा खाना मिल जाए। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हाँ उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दो तो वो अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे, सूखे से बाहर निकल आएंगे, ड्रॉट जो भी उनमें आपदा यहाँ पर आ रखी है। ठीक है, तो इमीडिएट टर्म जो है इस स्टेटमेंट को जो है वो थोड़ा नेगेटिव बना रहा था, इसलिए पहला एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इमीडिएटली टर्म ना गिवन होती, सिंपली बोला जाता फाइनेंशियली असिस्टेंट करना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको क्या है, आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, सिंपली बोला जाता, इमीडिएट वे में ना बोला जाता, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये भी वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है, प्रॉब्लम किस चीज को लेके है। अब दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, कहता लोगों और मवेशियों को बचाने के लिए इन सभी क्षेत्रों में भोजन, पानी और चारा ये तुरंत भेजा जाना, ये वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। मैं अभी बात करके हटाऊं ना, अभी के लिए उनकी प्रायोरिटी क्या है, नीड क्या है, ए उनको फूड, वाटर और खाने पीने की जितने भी वस्तु हैं वहां के लोगों को और जितने भी मवेशी हैं, ठीक है, जानवर वगैरह हैं, उनकी बचाव के लिए ये सारी चीजें उपलब्ध करानी चाहिए। पैसा क्या खाने बैठेंगे वहां पर वो, ओके, पैसे की नीड पूरी सिचुएशन को देखने के बाद की बात पता चली है। अभी तो उन्हें सिर्फ खबर मिली है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, तो जितनी भी है फूड, वाटर एंड जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो उपलब्ध करवा दो। पैसे का मामला बाद में देखेंगे, इमीडिएटली नहीं हम कर सकते डिसाइड, क्योंकि जब तक वहां की पूरी इंस्पेक्शन नहीं हो जाती। ओके, तो यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। A large number of people of the city are diagnosed to be suffering from malaria disease। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका CGL Tier 2 में। ओके, चाहे आप कहें तो ऐसे क्वेश्चन को सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगा। ओके, कहते शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला है, एक इंफॉर्मेशन आई है। तो पहला एक्शन क्या परफॉर्म हो सकता है, कहता है जितने भी शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। अब मलेरिया फैला हुआ है, मतलब मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, तो जहां जो भी उस शहर के अंदर म्यूनिसिपल अथॉरिटी होगी उनको क्या करना चाहिए, जितने भी जो धूमक होते हैं, ठीक है, व्यापक धूमन जो मच्छर मारने की दवा होती है उसका छिड़काव किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मलेरिया के केसेस बहुत ज्यादा जो है आ रहे हैं। द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। क्षेत्र के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब कि मच्छरों के काटने से ही मलेरिया फैल रहा है, जो सिचुएशन बोली जा रही है। दूसरा,
अगर हम लोगों को जागरूक कर दे या कोई भी जागरूक कर दे कि भाई मच्छरों के काटने से अपने आप को बचाओ, तो उसके लिए कौन कौन सी हिदायतें उन्हें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दो, ताकि और ज़्यादा केसेस जो हैं वो क्रिएट ना हो सके। इसलिए यहाँ पर दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं वो वैलिड है, दोनों अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्कूली छात्रों के एक समूह द्वारा स्कूल समय के दौरान एक पिकनिक स्थल पर आनंद लेने की सूचना मिली थी। तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, तो वो क्या था, स्कूल टाइम में क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन मिली है स्कूल अथॉरिटी को कि वो स्कूल टाइम के में ना सारे के सारे पिकनिक बना रहे थे। कुछ विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना हुआ था, स्कूल में नहीं गए, बंक मार के बैठे हैं, पिकनिक बना रहे हैं। तो पहला वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कहता स्कूल के प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को उन छात्रों के माता पिता से संपर्क करना चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए वास्तविक चेतावनी के साथ सूचित करना चाहिए। बिल्कुल वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। लेट अस सपोज अगर कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, स्कूल में प्रेजेंट है, बाय चांस उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो पेरेंट्स को नहीं पता हुआ, तो वो स्कूल के अंदर है, जवाबदेही स्कूल वालों की होगी। ओके, अब स्कूल में बच्चा तो आया ही नहीं है, ब्लेम कहाँ करेंगे पेरेंट्स, स्कूल वालों को भी, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा, भाई आके देख लो आपका बच्चा आया नहीं है, कल को हमें बात बोलना, वो स्कूल टाइम में ही बंक मार के पिकनिक वगैरह मना रहा है, ठीक है, ऐश मार रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। तो पेरेंट्स को जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कहता अन्य सभी छात्रों की जागरूकता के लिए उन छात्रों के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है कि जब तक उनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन स्कूल के अथॉरिटी के हिसाब से कुछ भी किया जा सकता है। ए आपको क्या कहते हैं, कुछ फाइन की फॉर्म में, ठीक है, ताकि आप डिसिप्लिन रहो। इससे क्या होगा, अगर उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा ना, तो उसको देखते हुए खबर तो फैलेगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा भी होगा कि नहीं भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कल को ये ऐसा एक्शन हमारे साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, तो यहां दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं वो वैलिड है, बोथ फॉलो। अगला, अति व्यस्त समय में शहर में यातायात का दबाव काफी बढ़ जाता है, जितने भी पी कार्स होते हैं ना, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, टीयर 2 के एग्जाम में। तो जब भी पी कार्स होते हैं, पी कार्स मतलब जब ऑफिस टाइमिंग होती है हमारी, सुबह 8 से 10 के बीच में लगा लो और शाम को 5 से 7 के बीच में लगा लो, तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है ड्यूरिंग पी कार्स। ओके, तो पहला एक्शन क्या है, कहता है निजी वाहनों को व्यवहार विकल्प प्रदान करने के लिए सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करें। कहता है इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड वायबल ऑल्टरनेटिव्स टू प्रोवाइड प्राइवेट व्हीकल। अब देखो, लोग, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, हर कोई अपनी अपनी व्हीकल गाड़ियां वगैरह लेके जा रहा है, क्लियर। कोई जितने भी निजी संसाधन हैं, जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी व्हीकल वगैरह हैं, चाहे ऑटो रिक्शा, ये वो बसेस, ट्रेन वगैरह, मेट्रो, जो कुछ भी लगा लो, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई हैं, उनका यूज़ कर ही नहीं रहे हैं सारे, हर कोई क्या है अपनी ही व्हीकल लेके जाने में लगा हुआ है, तो ट्रैफिक कंजेशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो और उनकी मेंटेनेंस भी कर दो, ठीक है, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो और लोग उन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके ही अपने ऑफिस में जा सकें। सभी के बारे में नहीं बात कर रहा, ट्रैफिक के लेते हुए एक हिदायत दी जा रही है ना, तो ट्रैफिक तो कम किया जा सकता है ना, पूरे का पूरा खत्म तो किया ही नहीं जा सकता। ओके, तो वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है पहले वाला आपका। दूसरा कहता है इम्पोज hefty fines on the individual drivers during the peak hours। कहता अति व्यस्त समय के दौरान व्यक्तिगत वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाएं। ऐसे थोड़ा कोई भी ट्रैफिक में जा रहा हो बंदा, कोई भी प्राइवेट व्हीकल लेके जा रहा हो, अपनी गाड़ी चला के जा रहा हो, उसके ऊपर फाइन ठोक दो। क्या पता भाई वो जरूरी काम से जा रहा हो, क्या पता वो ऑफिस जा रहा हो या ऑफिस से आ रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा भाई तू तो पीक आवर्स के दौरान गाड़ी चला रहा है, तेरी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है इसलिए तुझे फाइन लगा देंगे। रूल थोड़ा ब्रेक कर रहा है वो कोई, ठीक है। इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला एक्शन जो है वो
टोटली वैलिड है। ओके, नेक्स्ट, कोई भी देश तेज और आसान संचार के बिना विकास नहीं कर सकता। अ कंट्री कैन नॉट डेवलप विदाउट फास्ट एंड इजी कम्युनिकेशन। ठीक है, सही बात बोला जा रहा है। आजकल डिजिटल एरा है, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इसी का ही युग चल रहा है। तो अगर किसी भी देश को डेवलप करना है तो फास्ट और इजी कम्युनिकेशन के बिना वो कर ही नहीं सकता। तो पहला एक्शन क्या है? कहता है सरकार को जनता को सस्ती दर पर संचार सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। वही बात आती है, अब यूथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। अगर उनके पास प्रॉपर संसाधन होंगे कम्युनिकेशन के, ओके, ऐसे लोग भी हैं जो पूरे का पूरा इतना ज़्यादा पे नहीं कर पाते, बट उनका शार्प माइंड है, उनमें स्किल्स हैं, योग्यता इतनी है कि वो काफ़ी चीज़ों में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो उनको क्या है, सस्ती सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करानी चाहिए। वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा क्या कहता है? कहता है नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अधिक निजी कंपनियों को संचार के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर सपोज कोई भी कम्युनिकेशन कंपनी आती है इस तरह की, जैसे कि मैं कह देता हूं, कोई प्राइवेट कंपनी आई जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, बाय चांस उसके सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है तो क्या होगा? काम ठप पड़ गया। अब जिसका काम ही इंटरनेट के थ्रू होना है, कम्युनिकेशन के थ्रू होना है सारे का सारा, ओके, तो प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई। क्यों? कंपनी तो सिर्फ एक ही थी। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस करने को ना मिले लोगों को, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ और प्राइवेट कंपनी को भी परमिट देना चाहिए मार्केट में उतरने का, ताकि वो कम्युनिकेशन सिग्नल को और ज़्यादा या नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकें। ठीक है, ये भी वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। आंसर रहेगा आपका बोथ फॉलो, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, सौंदर्य साबुन और गोरापन क्रीम के कुछ विज्ञापन इस भ्रम को एक तथ्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि गोरापन सफलता के लिए एक आवश्यक घटक है। ओके, मतलब जितने भी एडवर्टीजमेंट्स देते हैं ना इस तरह की, कोई क्रीम आ गई या कोई ना कोई सोप आ गया, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वो क्या बोलते हैं कि गोरापन अगर होगा तो सफलता के लिए एक आवश्यक घटक है, इसलिए गोरा होना जरूरी है। इस तरह के कहीं ना कहीं जो है एडवर्टीजमेंट में इस भ्रम के को तथ्य के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो पहला एक्शन क्या है उनके ऊपर? कहते हैं ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे गुमराह करने वाले हैं। अब कोई भी कंपनी है, वो किस तरह की एडवर्टीजमेंट दे रहा है? वो अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं बोला गया कि उन्होंने गुमराह करने के लिए इस तरह के भ्रम को या जो भी वो इंफॉर्मेशन इस तरह की बोल रहे हैं एडवर्टीजमेंट के दौरान, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, उनकी स्किन जो है वो सारी की सारी खराब हो रही हो, ऐसा हो फिर तो हम उस चीज़ को बैन कर दें। बट कोई भी चीज़ जो है एडवर्टीजमेंट में आ रही है, कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है कोई भी कंपनी, तो हम उसके लिए ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वैलिड एक्शन नहीं लग रहा। दूसरा कहता है इस प्रकार के विज्ञापनों की जांच के लिए एक संस्था का गठन किया जाना चाहिए। हाँ, वे ये वैलिड एक्शन है कि मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उतर रहा है, कोई भी कंपनी उसे बना रही है, तो क्या करना चाहिए? एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, ठीक है, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि वो जो भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में किसी भी कंपनी के थ्रू, XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, एक सिंगल कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो पहले तो उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए उस कंपनी को लेके। दूसरा, उस प्रोडक्ट को लेके कि जो जो उसमें जितने भी XYZ जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उस वो ज़्यादा हार्मफुल केमिकल का यूज़ तो नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई ना कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उसके ऊपर पूरे का पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दें और सारी की सारी एडवर्टीजमेंट या कंपनी को बैन ही कर दें, वो गलत कोर्स ऑफ एक्शन होगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा निष्कर्ष ही आपका अनुसरण करता है। ओके, चलो अगला देखिए। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ईयर 2 के एग्जाम में। कहता है शहरी क्षेत्रों में जितने भी अर्बन एरियाज हैं, ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है, मतलब गांव से लोग छोड़ के शहर की तरफ स्विच कर रहे हैं क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें वित्तीय समस्याओं में डाल दिया है। क्रॉप्स
कि कल्टीवेशन या पैदावार अच्छी तरीके से हो नहीं रही है, हर साल जो है वो किसान जो है टेंशन में आ रहा है, तो कहता है छोड़ो यार खेती करनी ही नहीं है, सारे के सारे क्या है शहरों की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो पहला वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कहता ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत जो है वो प्रदान किया जाना चाहिए जो उन्हें वहीं रहने देगा। जेन्युइन कोर्स ऑफ एक्शन है। तो क्योंकि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, आपको भी पता है। अब अगर हर किसान ऐसा सोचने लग गया कि मुझे इतना सोर्स ऑफ इनकम तो मिल नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं खेती छोड़ देता हूँ, मैं शहर में चला जाता हूँ, वहाँ पर देखूंगा क्या काम करना है। ऐसे तो सारे का सारा जो हमारा कृषि प्रधान देश है वो तो नहीं कहलाएगा, सारे लोग ही या किसान ही गांव छोड़ के शहरों में बसने लग जाएंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, गांव की तरफ कोई देखेगा ही नहीं, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, दूसरा शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सारी की सारी सरकार के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो सरकार को ही इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए ताकि किसान इस दिक्कत को लेके, दिक्कत क्या है, फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। प्रॉब्लम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, मेन प्रॉब्लम तो यही है ना। तो उनको ऑल्टरनेट वैकल्पिक स्रोत प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अगर खेती नहीं हो रही है टाइमली, फसल इतनी पैदावार अच्छी नहीं हुई है कि उनको जो मिलना चाहिए इनपुट, ठीक है, बदले में इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उससे वो कहीं ना कहीं अपना जो है बैलेंस बना के चल पाए। ओके, तो पहला इसलिए वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा कहता है उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के सभी वैकल्पिक विकल्पों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जितने भी लोग या किसान गांव से निकल के शहरों की तरफ स्विच कर रहे हैं, उनको जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ना, सारी की सारी जहाँ कहीं भी वो जाएंगे सब कुछ प्रोवाइड कर दो। तो वही बात हो गई ना, इन दी एंड आगे चल के क्या होगा, एक टाइम में ऐसे तो सारी सुख सुविधाएं अगर प्रदान करने लग गए तो वो क्या है, सरकारी सारे विकल्प प्रोवाइड करवाएगी ना उन्हें। ठीक है, चलो, तो उससे क्या है, इन चीज़ों को काफ़ी लोग जो है फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, कामचोर हो जाएंगे लोग कि फ्री में सरकार दे तो रही है, नुकसान तो फिर भी उन्हीं को ही होगा आगे चल के। ठीक है, खाएंगे पिएंगे कहाँ से वो। ओके, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होएगा। अब ऐसा तो नहीं है सरकार जितने भी लोग आ रहे हैं गांव से निकल के शहरों की तरफ और सभी को सभी नौकरियां ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके सामने ये नौकरियां भी कितनी निकलती हैं, हर किसी को तो प्रोवाइड नहीं कर सकती ना, सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, केवल पहला अनुसरण करता है। नेक्स्ट कहता है राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अक्टूबर के दौरान राज्य में भारी बारिश हुई और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, सॉरी, खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ। मतलब इलेक्शंस होने वाले थे, इलेक्शन से जस्ट पहले की बात है, अक्टूबर में क्या हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो गई और जितने भी ज्यादातर हिस्से थे उसमें जितनी भी फसलें खड़ी थी अभी, मतलब रेडी हो रही थी, उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहता है, कहता है उम्मीदवारों को प्रचार करने का अवसर देने के लिए चुनाव स्थगित कर दिए जाने चाहिए। अब यहाँ पर बारिश हो रखी है, जगह जगह पानी भर रखा होगा, तो यहाँ पर इलेक्शंस नहीं होंगे, तो यहाँ पर भाई तुम दिक्कत नहीं देख रहे हो कि क्या है, यहाँ पर फसलें खराब हो गई हैं, तो प्रायोरिटी अभी क्या है, इलेक्शन करवाना, प्रचार करवाना, कैंपेन चलाना, या किसानों की मदद करना। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्शन तो थोड़े से और पोस्टपोन किए जा सकते हैं। ओके, तो जरूरी थोड़ा कैंपेन चलाने के लिए उनको जो है वो पोस्टपोन कर देना चाहिए इलेक्शन की डेट। ये बिल्कुल गलत कोर्स ऑफ एक्शन है, जेन्युइन नहीं है। सरकार को प्रभावित लोगों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, ये आई ना बात। ठीक है, जहां पर लोक भलाई के लिए काम हो वो वाले एक्शंस जो हैं वो वैलिड हो माने जाएंगे। प्रैक्टिकल कोर्सेस ऑफ एक्शन जो है आपको फॉलो करने हैं, इम्प्रैक्टिकल नहीं करना, जैसे कि इम्प्रैक्टिकल है, बेतुकी बातें और कुछ भी नहीं। बढ़ते कंप्यूटर कब्रिस्तान मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। ठीक है, मतलब जितने भी गार्बेज वगैरह होता है ना कंप्यूटर का, ई वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, तो मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।
पहला एक्शन क्या है, कहता प्रमुख कंप्यूटर फर्मों से ई कचरे को एकत्र करने और पुनर्चक्रित करने के लिए एक सामान्य सुविधा बनाने का अनुरोध किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कहता है जितने भी मेजर कंप्यूटर फर्म्स हैं, जो भी ये कंप्यूटर बनाती हैं, अब उनके पास भी तो कहीं ना कहीं ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो जब वो असेंबल करते हैं तो यूज में नहीं आ जाते, वो क्या है, वेस्ट ही है उनके लिए। तो उनको क्या करना चाहिए, जितना भी ये कचरा इकट्ठा होता है, ई वेस्टेज जिसे हम बोलते हैं, उसको रिसाइकिल करने के लिए निर्देश देने चाहिए और अनुरोध करना चाहिए कि अगर आपसे वो रिसाइकिल्ड मतलब रीयूज किए जा सकते हैं तो प्लीज उन्हें करिए, क्योंकि अगर ऐसे ही इतना गार्बेज इकट्ठा हो गया तो प्रॉब्लम तो फिर भी खड़ी हो रखी है। ठीक है, तो वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है पहला। दूसरा क्या कहता है, कहता है कंप्यूटर अपशिष्टों, ठीक है, कंप्यूटर वेस्ट के बारे में बात की जा रही है, पुनर्संस्करण मतलब उसकी रीप्रोसेसिंग करने में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब अगर जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, जैसे कि सरकार बोल भी रही है स्वच्छ भारत अभियान चलाया ना, तो सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो सारे के सारे तो सरकार जितनी भी है गली मोहल्ले की सफाई नहीं रख सकते ना। अल्टीमेटली अगर गंदगी फैलेगी, नुकसान तो आम लोगों को होगा। तो वो आग्रह करते हैं लोगों को, आम जनता को, देखो अपने इलाकों की सफाई रखना आपका खुद का कर्तव्य है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो वही चीज यहां पर भी है। तो अगर किसी चीज से दिक्कत ज्यादा क्रिएट हो सकती है तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर जितना भी आपको ई वेस्ट मटेरियल दिखता है, ठीक है, इस तरह का, तो उसे जो है या तो रिसाइकिल करिए या उसको रीप्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने हिदायतें दे रखी हैं, तो उसका प्रॉपर हमें क्या करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दिक्कत तो हमें ही आने वाली है अगर बहुत ज़्यादा ई वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं वो वैलिड है। अगला एक कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर गलतियां पाई गई हैं। ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 में। कहता सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी। पहला एक्शन क्या कहता है, कहता तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, किसी कंपनी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है, उन एरर्स को ओवरकम करने के लिए जो है एफिशिएंट टेक्निकल टीम अपॉइंट करनी चाहिए ताकि वो देख सके कि एरर आया क्यों है, दिक्कत आई क्यों है। दूसरा क्या कहता है, अगले में क्या गिवन है, इरेगुलरिटीज मतलब कि अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाए। अ रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्ड इन द इरेगुलरिटीज। ये भी वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। अब देखो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, किसी कंपनी में टेक्निकल दिक्कत आ गई है, तो सारे का सारा काम ठप। अब दिक्कत क्यों आई है उसकी जांच पड़ताल के लिए जितने भी इरेगुलरिटीज फॉलो की गई थी एम्प्लॉयज के द्वारा, उनको क्या है उसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए एक नोटिस दिया जाना चाहिए कि बताओ हर बंदा कि ऐसी दिक्कत हुई क्यों है, ताकि दिक्कत तो सामना करना किसको पड़ेगा, जो ओनर ऑफ द कंपनी है उसे। बेसिकली लॉस तो बेचारे को हो रहा है ना, ये दिक्कत आई क्यों है। ठीक है, तो मेन जिम्मेवार कौन है उसके लिए क्या है, हर एक की वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि हमें बताइए ऐसा हुआ क्यों है, ताकि आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया जाए, ताकि वही सेम प्रॉब्लम हमें फेस करने को ना मिले। बोथ फॉलो, दोनों अनुसरण करते हैं। आने वाली पीढ़ियों के बच्चों में पढ़ने की आदत दिन ब दिन कम होती जा रही है। मतलब रीडिंग हैबिट्स जो है, आने वाली पीढ़ियां जितनी भी हैं, जितने भी आजकल लोग बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में, है ना, तो उनमें क्या है, रीडिंग हैबिट्स जो है बिल्कुल भी नहीं है। दिन ब दिन रीडिंग हैबिट्स जो है वो कम होती जा रही हैं। तो पहला क्या कहता है, कहता है विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर और विशेष रूप से इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब देखो वही बात आती है, डिजिटल एरा है, हर किसी का यूज बन चुका है, एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, जितने भी ये गैजेट्स वगैरह, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब कुछ। अब इन चीज़ों की हम लिमिटेशंस नहीं बांध सकते, इन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं चीज़ें।
अब उनके यूज को अगर कंट्रोल कर देंगे, जो स्किलफुल लोग हैं जिनका काम ही नेट के थ्रू हो रहा है, जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए तो फिर ये नुकसान हो जाएगा, उनका तो नुकसान होगा ना। आप लिमिट उनके लिए लगाइए जो इसका बिल्कुल गलत तरीके में यूज कर रहे हैं। आप किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर पाते कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसलिए आपके फ़ोन वगैरह जितने भी गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो वैलिड, पहले वाला तो वैलिड ही नहीं माना जा रहा। एकदम माता पिता को अपने बच्चों में पढ़ने की आदत सुनिश्चित करनी चाहिए और विकसित करनी चाहिए। हाँ, पेरेंट्स ही ऐसा है जो इंश्योर कर सकते हैं अपने बच्चों को, और रीडिंग हैबिट डालने में उनको कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनको अच्छी आदतें ये सिखा सकते हैं कि हाँ, रीडिंग जो है जीवन के अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी आदतें तो ऐसे ही प्रोत्साहित कर सकते हैं, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था, प्रोत्साहित कर सकते हैं पेरेंट्स जो हैं अपने सारे के सारे जितने भी उनके चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ पर दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो वैलिड माना जा रहा है। ओके, अगला बताया गया है कि गांव में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं। ठीक है, गांव के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर बड़ी संख्या में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे स्कूल्स क्विट कर रहे हैं, क्योंकि उनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे खेती में उनकी मदद करें। ज्यादातर जितने भी हैं, हम भी देखते हैं, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो रूरल एरियाज के अंदर, वो कहते हैं पढ़ाई को वो ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं। स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको कहते हैं भाई क्या करोगे पढ़ लिख के, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, आओ तो खेती करनी है तुम्हें। तो क्यों कहते हैं वो? क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के बेचारे काफी नीचे आते हैं, वो पूरे का पूरा खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं। मतलब रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड रीजन कुड बी एनीथिंग, ये आपको पता ही है। तो काफी संख्या में जो छात्र हैं स्कूल छोड़ रहे हैं, खेती की तरफ जा रहे हैं। कौन? उनके माता पिता उन्हें कह रहे हैं अभी स्कूल छोड़ो और खेती करो आके। तो पहला उनके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है? पहला देखिए, कहता है सरकार को, पहले वाले की बात कर रहे हैं, सरकार को किसानों के बीच शिक्षा के मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, तो गवर्नमेंट को ही अवेयरनेस की जानी चाहिए ना, कि उनको एक प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द फार्मर्स, किसानों के बीच, कि पढ़ाई की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। पढ़ाई जो है, पढ़ लिख के अगर कोई भी बच्चा बड़ा होगा वो फार्मिंग में भी उन्हें हेल्प कर सकता है काफ़ी बड़े पैमाने पर। रादर के उसकी स्कूलिंग हटा दो तो वो वही चीज़ें सीखेगा जो पुराने सीखते आ रहे हैं बिना पढ़ाई लिखाई के। ओके, चलो दूसरा कहता है सरकार को उन किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहन इन द सेंस उन्हें इंसेंटिव्स इन सॉर्ट ऑफ मनी, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दा क्या रहता है किसानों को स्कूल छुड़वाने का? जो भी उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूलों में, पढ़ाई क्यों छुड़वाते हैं? क्योंकि वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होते हैं। तो सरकार अगर उनकी इस प्रॉब्लम को दूर कर दे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों को स्कूल भेजने में या पढ़ाने में, फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी उनकी। तो ये भी वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, इसलिए यहाँ पर दोनों के दोनों अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता भारत में पर्यटन एक विशाल संभावनाओं वाला उद्योग है। ठीक है, बात किसकी की जा रही है? टूरिज्म की। लेकिन विश्व के कुल पर्यटन क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। ओके, अगर मैं वर्ल्ड के हिसाब से देख रहे हैं जो सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है, जो वर्ल्ड का टोटल टूरिज्म सेक्टर है ना, उसमें इंडिया का शेयर जो है वो बहुत ही कम है। वैसे टूरिज्म के मामले में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया में देखने को, बट वर्ल्ड की कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ सभी में, तो इंडिया का शेयर जो है उसमें बहुत ही कम है। इनरोल जो है वो बहुत ही लीस्ट वैल्यू पे है। तो पहला क्या कहता है? कहता पर्यटन उद्योग की एक समस्याओं के समाधान के लिए पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि वो पूरी की पूरी रोकथाम कर सके, पूरी की पूरी सिचुएशन को जज कर सके कि ऐसा हो क्यों रहा है। टूरिज्म के मामले में तो हमारा देश बहुत बढ़िया है, पूरा पोटेंशियल है उसमें। ओके, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की देखने की। ठीक है, बट फिर भी हम वर्ल्ड में इतने पीछे क्यों हैं?
तो उसके लिए क्या है, एक कमेटी बनानी चाहिए, तो ताकि वो सारी की सारी जितनी भी गतिविधियां हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके, जो भी इनमें बग्स हैं, एरर्स हैं या क्या है, इस वजह से जो है हम इतने पीछे रह रहे हैं, उसमें जो है सारे का सारा जितना भी है कुछ डेवलपमेंट करो, कुछ स्कीम्स लॉन्च करो या कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो ऐसी, ताकि हम टूरिज्म सेक्टर को जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। दूसरा कहता है विरासत स्मारकों, मतलब जितने भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो ऐसे देश को बेचा जाना चाहिए जिनके पास इस संबंध में भारत से बेहतर अनुभव है। मतलब कि हम टूरिज्म सेक्टर में वर्ल्ड में सबसे पीछे हैं, तो इसका एक काम करते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, जितने भी हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, जितने भी कोई भी लाइक अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, आपने देखा होगा ना जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हैं पुराने ऐतिहासिक, वो सारे के सारे बेच दो और उस कंट्री को दे दो जो उनकी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हो। मतलब ये कंपैरिजन जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल सा किया जा रहा है। जो हमारी चीज़ें हम दूसरे को क्यों दें, इसी को ही इम्प्रूव कर दो ताकि लोग इसको जाने, टूरिज्म सेक्टर जो है बढ़ावा मिले, लोग बाहर से दूर दूर से लोग आए यहाँ पर इंडिया को देखने के लिए, तो आप इसको इम्प्रूव करो ना। इसका मतलब ये थोड़ा है कि टूरिज्म सेक्टर में वर्ल्ड में पीछे हैं तो हम अपनी चीज़ें ही बेच दें किसी और को, सिर्फ और सिर्फ पहला अनुसरण करता है। मतलब सिंपल लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको दिए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कंपेयर करने के लिए, इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ ताकि उनका रेफरेंस लेके आप बाकी क्वेश्चन में भी देख सको, भाई ये तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो इतना ह्यूज लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ठीक है, लेवल ऐसा ही रहेगा आपके एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये मान के चलिए। अगला देखिए, कहता चीनी मिलों ने कहा है कि वे अपने अगले सीजन के लिए गन्ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का भुगतान नहीं कर पाएंगे। मतलब जो उनका मिनिमम प्राइस फिक्स किए हुए हैं ना गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या है अगले सीजन के लिए जो है उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको प्राइजेस बढ़ा के ही देने हैं। तो पहला एक्शन क्या हो सकता है, कहता सरकार द्वारा दिए गए निर्णय का पालन करने के लिए सभी चीनी मिल मालिकों को एक नोटिस भेजा जाना चाहिए। गलत, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है सभी चीनी मिल मालिकों की बात हो रही है। अब सारे के सारे तो ना इस चीज का विरोध कर रहे हैं, सारे तो नहीं कर रहे ना, कुछ एक कर रहे हैं ना। अब कुछ की वजह से सभी के सभी को क्यों फेस करना पड़े इस प्रॉब्लम को। दूसरा कहता है इन सभी चीनी मिल मालिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो सरकार के फैसले का उल्लंघन करने के लिए तैयार हैं। अब देखो ये दोनों के दोनों जो हैं ह्यूज अमाउंट में इम्प्रैक्टिकल है, रीजन बीइंग यहाँ पर ऑल ओनर्स ऑफ मिल्स की बात की जा रही है, जितने भी चीन मिल मालिक हैं, जितने भी सारे के सारे, सभी को ओनर्स को यहाँ पर बोला जा रहा है। सभी को नहीं बोल सकते, जो इस चीज के अगेंस्ट हैं हम उनको बोल सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही बड़े स्तर पर बगावत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं वो वैलिड नहीं है, नाइदर नॉर, ना पहला अनुसरण करेगा ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। देखो इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन ये आपको खुद ही कंसीडर करने पड़ेंगे। बात वही आती है, आप क्या है एक्सपेक्ट करेंगे और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की। अब सेम क्वेश्चन तो आने से रहा, ये कॉमन सेंस तो आपको खुद से बनानी होगी, लॉजिकल एबिलिटी आपको खुद से ही सोचनी होगी हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहां पर तो मैं आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें आपको मिस्टेक्स बता सकता हूं कि चीजें ऐसी नहीं ऐसी थी, इस वजह से ये एक्शन वैलिड है और इस वजह से एक्शन वैलिड नहीं है। आफ्टर ऑल एग्जाम में परफॉर्म आपको ही करना है विद डिफरेंट कंडीशन विद डिफरेंट कंक्लूजन। ठीक है, चलो अगले में देखो फिर क्या है, कहता है ट्रैफिक सिग्नल की खराबी के कारण होने वाली मौतों और गंभीर चोटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। स्टेटमेंट क्लियर होगी। पहला कहता है द ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली, ये भी टीयर 2 का ही क्वेश्चन है, सीजीएल में आया था। ट्रैफिक पुलिस शुड इमीडिएटली पोस्ट ट्रैफिक पर्सोनल एट द जंक्शन। कहता है जहां पर ऐसी वारदातें वगैरह देखने को मिल रही है ना, इंसिडेंट देखने को मिल रही हैं, वहां पर क्या है ट्रैफिक कर्मियों को क्या कर देना चाहिए, तैनात कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक मैनेज कर सके ताकि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो पाए। दूसरा कहता है सिग्नल सिस्टम को तुरंत ठीक किया जा
बदला जाए, ये भी वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। अब देखो, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, किस किस में कि ट्रैफिक सिग्नल खराब है। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे देश में हर जगह ही ट्रैफिक सिग्नल खराब है। जहां की बात हो रही है कि जहां जहां ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं ना, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर देना चाहिए। अब ट्रैफिक सिग्नल खराब है तो क्या होगा, ट्रैफिक पुलिस तैनात करेंगे या तो ट्रैफिक सिग्नल ही इंप्रूव कर दो। तत्काल प्रभाव से जो है दोनों की दोनों चीजों को ओवरकम करने के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वैलिड एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। बट दोनों में से एक चीज फॉलो होगी, या तो ट्रैफिक कर्मियों को वहां पर तैनात किया जाएगा या तो ट्रैफिक सिग्नल को ठीक कर दिया जाएगा। तो एक कंडीशन यहां पर फॉलो हो सकती है, दोनों ने काम तो एक ही करना है ना, ठीक है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने का, चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो। इसलिए यहां पर जो है दोनों के दोनों अनुसरण तो करते हैं, पर दोनों में से एक कंडीशन जो है हम प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। तो या तो पहला फॉलो होगा या तो दूसरा, मतलब या तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया जाएगा या तो ट्रैफिक सिग्नल को ठीक किया जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दोनों करके क्या होंगे, अगर मैं दोनों के दोनों फॉलो करवा दूं, ट्रैफिक सिग्नल भी चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस मैन भी खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको भी पता है दोनों में से कौन काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, फिर एक ऐसे ही बैठा रहेगा, ठीक है, या तो ट्रैफिक सिग्नल वाला एम्प्लॉय या तो ट्रैफिक सिग्नल ही ठप होके बैठा रहेगा, ठीक है। बट वो तो चलते रहेगा भाई, मशीन है, अपनी मर्जी से थोड़ा काम करेगी। अगला, कई लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बना लिए हैं। मतलब लोगों ने क्या किया है, जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी ना, उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, घर बना लिया है, या तक काम काज करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस खड़ा कर दिया है। तो पहला एक्शन देखिए, कहता सरकार को सरकारी भूमि पर सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिमूव ऑल द अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस ऑन गवर्नमेंट लैंड। तत्काल प्रभाव से जो है कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। एक ये है एक्शन। दूसरा क्या कहता है, कहता ऑल द इनक्रोचर्स, मतलब जिन्होंने भी अवैध कब्जे किए हैं उनको क्या है तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए, ये जो है ये ओवर हो गया। हाँ, आप उसको सजा दे दो, फाइन वगैरह लगा दो, भाई तुमने ऐसा क्यों किया है। सलाखों के पीछे डाल देना और भारी जुर्माना, जुर्माना तक तो ठीक है, सलाखों के पीछे डाल देना, उसने भाई इतना बड़ा थोड़ा क्राइम किया है, कब्जा ही किया अवैध। आप इतना काम कर सकते हो, जो भी उन्होंने घर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई होगी उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। अवैध निर्माण हुआ, आपने देखा भी होंगे काफी ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, बिल्डिंग बना दी है, तो उन्होंने क्या है डिमोलिश कर दिया ना सरकार ने। उसका मतलब ये तो नहीं है जो उसके पीछे के ओनर्स वगैरह थे, जिसने भी वो बिल्डिंग बनाई थी उसको जेल में डाल दिया था। ओके, तो ये वाला गलत है और सिर्फ पहला अनुसरण करता है। ओके, कि कंस्ट्रक्शन जो की है उनके ऊपर उनको रिमूव करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए, सरकारी प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए उनको एक्शन लेने चाहिए, ताकि वो जितने भी गैर कानूनी तरीके से वो बना रखी हैं उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, ताकि वो उनको खाली करवा सके। ओके, अगला, शहर एक्स की स्वच्छता की स्थिति अच्छी नहीं है। क्यों भी अच्छी नहीं है, हर तरफ पॉलीथीन और कूड़ा बिखरा पड़ा है, गंदगी मची हुई है, तो सिचुएशन कहाँ से ठीक रहेगी, स्वच्छता होगी ही नहीं। तो पहला एक्शन क्या कहता है, कहता है शहर एक्स की स्वच्छता की स्थिति एक ऐसी समस्या है जो लंबे समय से बनी हुई है और इसमें तुरंत सुधार नहीं किया जा सकता। क्या किसी भी चीज में अगर कोई चीज या जगह पर को काफी ज्यादा जो है स्वच्छता है ही नहीं, गंदगी बहुत ज्यादा फैली हुई है, क्या बड़े टाइम से है, 10-15 साल से, क्या उसको सफाई नहीं की जा सकती उसकी, हो सकता है ना। वो कहता है इमीडिएटली इस तरह से नहीं किया जा सकता, ठीक है, सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ वैलिड है, गंदगी ही है, कोई बीमारी थोड़ा जो इतनी दूर से जल्दी से नहीं भागेगी। दूसरा क्या कहता है, कहता है गैर सरकारी संगठनों, मतलब जितने भी एनजीओज हैं और नगर निगम को स्वच्छता आंदोलन शुरू करना चाहिए। ये भी बिल्कुल वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है, बोथ फॉलो, ठीक है। आंदोलन ही चलाना चाहिए, मतलब कि जितने भी एनजीओज हैं, लोग सफाई नहीं रख रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम तो उनके भले के लिए बोलेंगे ना, नगर निगम को भी
ताकि उनको भी परेशानियां ना फेस करनी पड़े। अगर एक जगह पे प्रॉपर लोग सफाई रखेंगे तो दोनों के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। प्रशासनिक कार्यों के द्वारा भी, मतलब नगर निगम के जितने भी पर्सोनल्स हैं उनके लिए भी, वो भी अगर एक चीज़ साफ है तो उसकी सफाई रखेंगे। आफ्टर ऑल उन्हीं का ही काम होगा साफ रखना, और अकेला उनका नहीं है, आम नागरिक का भी है। ठीक है, चलो, इसलिए दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु मुख्य रूप से दस्त और परिजीवी आंतों के कीड़ों से होती है। विकासशील देशों की बात की जा रही है। अब देखो, ये ऐसी बीमारियां हैं दस्त और परिजीवी आंतों के कीड़ों से, जो भी ये डायरिया और पैरासिटिक इंटेस्टिनल वॉर्म्स, ठीक है, ये बीमारियां ऐसी हैं जो काफी ज्यादा गंदगी के कारण होती हैं। हाइजीन नहीं होती हैं चीजें प्रॉपरली, ना खाने लायक ना रहने लायक, इस वजह से है 5 साल तक के बच्चों में ये वाली बीमारियां जो देखने को मिल रही हैं, और उनकी मृत्यु भी हो रही है काफी ज्यादा, जो है इसमें डेवलपिंग कंट्रीज के शहरों की। तो पहला एक्शन क्या है, कहता है विकासशील देशों की सरकारों को शहर में स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आफ्टर ऑल ये बीमारियां वहां पर हो रही हैं ज्यादातर जहां पर सफाई अच्छे तरीके से नहीं होती, तभी ऐसी बीमारियां फैलती हैं ना, डायरिया जैसी। दूसरा क्या कहता है, विकासशील देशों के शहरों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को समय समय पर चिकित्सीय जांच के अधीन रखा जाना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान प्रॉपर इंस्पेक्शन होती रहेगी, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होता रहेगा, ठीक है, ताकि अगर ऐसी कोई भी बीमारी देखने को मिलती है छोटे बच्चों में, चलो 5 साल की या कम उम्र के बच्चों की बात कर लेते हैं, अगर कोई बीमारी देखने को मिलती है किसी भी स्टेज में, फर्स्ट या सेकंड स्टेज में, तो उसको दूर तो किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा। ओके, तो इस तरह के उनको कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। तो यहां पर दोनों के दोनों एक्शंस जो है वो वैलिड है। अगला, हाल ही में राज्य एक्स में एक उच्च जाति के परिवार के 3 व्यक्तियों को, उनकी क्या है, भूख से मृत्यु हो गई। उच्च जाति के परिवार के 3 व्यक्तियों की क्या है, भूख से मृत्यु हो गई। चलो भाई, सभी सीन हुआ। पहला एक्शन कहता गरीबी रेखा से नीचे योजना के तहत, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, योजना के तहत लोगों की सूची में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब यहां पर देखो, उच्च जाति के परिवार की बात की जा रही है, द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही। तो जिस बारे में डिस्कशन नहीं हो रही है, आप उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला तो इनवैलिड है। दूसरा कहता है, कहती ऐसी मौतों को और अधिक सीमित करने और तरीकों के साथ साथ उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिनके कारण उन्हें भूख लगी। अब देखो, अब अपर कास्ट फैमिली की बात की जा रही है, तो वहां पर एक क्या है, समिति बिठाई जानी चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए। भाई ऐसी क्या कंडीशंस थी कि वो इतने लेवल पर आ चुके थे कि उनकी मौत हो गई, भूख के कारण मौत हो गई, ठीक है, कि वो खाने पीने की अपनी प्रॉपर सुविधाओं को अरेंज भी नहीं कर पाए। तो उसके अगेंस्ट क्या है, एक कमेटी बिठाई जाइए ताकि वो सारी की सारी प्रॉपर स्टडी कर सकें। क्योंकि देखो सारी की सारी जो है वो स्टडी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, साइकोलॉजी क्या है प्रॉपर पर्सन की। तो इससे क्या है, उन परिस्थितियों का पता लग सके ताकि और जो ऐसी कंडीशंस हैं किसी के साथ फर्दर एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरा अनुसरण कर रहा है आपका, पहला तो इनवैलिड सा है क्योंकि वो आपकी स्टेटमेंट से टोटली डिस्कनेक्टेड है। नेक्स्ट, विभिन्न एयरलाइनों से सस्ती दरों पर हवाई टिकटों की उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में टिकट उपलब्ध हैं। आजकल लोग ट्रेन से यात्रा करने के बजाय हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं। अब हो क्या रहा है, एक तो जितने भी एयरलाइंस हैं, हवाई यात्रा के दौरान जितने भी एयरलाइंस वगैरह हैं, हवाई जहाज वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक तो वो टिकट की अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, सीट अवेलेबल्स हैं, और दूसरा जो उनको टिकट प्रोवाइड की जा रही है उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। तो लोग जो हैं रेल यात्रा करने के बजाय हवाई यात्रा करने जो है वो पसंद कर रहे हैं और डाइवर्ट हो रहे हैं, ट्रेन के थ्रू ट्रैवल नहीं कर रहे। वो कहते हैं टाइम भी बचेगा, चीप भी पड़ रही है, सीट भी मिल रही है प्रॉपरली,
जल्दी भी पहुंचेंगे, टाइम सेव होगा, इसलिए हम बाय एयर ही ट्रैवल करना पसंद करेंगे। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, पहला एक्शन देखो क्या है, कहता है रेल मंत्रालय को सुविधाओं और समय की पाबंदी के समय में रेल यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। अब देखो ये बिल्कुल वैलिड एक्शन है। कोई भी बाय एयर ट्रैवल क्यों करना चाहेगा? पैसे उसके पास एयर टिकट के भी हैं, रेल टिकट के भी हैं, और ऑब्वियस ही बात है रेल टिकट के एयर टिकट के प्राइस जो है वो ट्रेन टिकट के प्राइस से ज़्यादा हाई होते हैं, है ना। तो हाँ, डिपेंड करता है फर्स्ट क्लास है, इकोनॉमिकल कंडीशन वगैरह वगैरह। वैसे नॉर्मली देखा जाए एयर टिकट के चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो लोग क्यों प्रेफर करेंगे बाय एयर ट्रैवल करना? टाइम को देखते हुए और अवेलेबिलिटी को देखते हुए। सपोज मैं कहीं जाना चाहता हूँ 2 दिन बाद, कहीं दूसरे दूर जगह किसी और स्टेट में जाना चाहता हूँ, मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मैं साउथ में जाना चाहता हूँ। अब ये तो नहीं होगा कि मैंने आज बुकिंग करवाई ट्रेन की, ठीक है, तो रिजर्वेशन करवाई तो मुझे सीट मिलेगी ही मिलेगी। आपको ही पता है वेटिंग देखो कितनी होती है। ओके, एक मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, एक तो सीट की अवेलेबिलिटी भी कम है, ठीक है, पता नहीं है मिलेगी ही नहीं मिलेगी, वेटिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं बाय एयर ही चला जाऊँ। तो मतलब प्रॉब्लम्स जो देखी जाए बाय एयर ट्रैवल करने की वो गिनी चुनी ही है। तो रेल मंत्रालय को क्या करना चाहिए, सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए। एक तो ट्रेन का जो है प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, ठीक है, निर्धारित समय से कई ट्रेनें लेट भी हो जाती हैं कुछ भी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो पहला इसलिए इन चीज़ों में सुधार करने के लिए रेल मंत्रालय को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ताकि जो ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं वो बाय ट्रेन ही ट्रैवल करें। दूसरा कहता है एयरलाइंस को रियायती किराए की पेशकश वाली विभिन्न योजनाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये टोटली गलत हो गया। हम किसी भी कंपनी को ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। भाई उनकी कंपनी है, चाहे वो फ्री में लेके चलें पैसेंजर्स को, इसमें उसका क्या वो है फॉल्ट, ठीक है। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते हो ना, किसी के ऊपर थोप तो नहीं सकते हो चीज़ें कि नहीं तुम ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, ये तो टोटली रॉन्ग हो गया। इसलिए दूसरे वाला अनुसरण नहीं कर रहा। नेक्स्ट, पाइपों में लीकेज के कारण पेयजल आपूर्ति प्रदूषित हो रही है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू लीकेज इन पाइप। पाइप में लीकेज हो रखी है, जो पीने का पानी है ना वो प्रदूषित हो रहा है, उसकी आपूर्ति जो है वो प्रदूषित हो रही है। आगे देखो पहला एक्शन क्या है, कहता है सरकार को इस मामले की जांच के आदेश देने चाहिए। अब वो क्या इंक्वायरी बिठाएगी, ठीक है, क्या आदेश देगी, किस चीज की इंक्वायरी करेगी कि पाइप लीक क्यों हुआ है? देखो हर एक चीज की ना एक सीमा होती है, एक लाइफ स्पैन होता है। कोई भी चीज उठा लो, अगर पाइपलाइन आज बिछी है तो जरूरी थोड़ा है वो आगे जिंदगी भर ऐसे ही सीमित रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी 10 20 50 100 साल। कहीं ना कहीं तो उसका लाइफ स्पैन है ना पाइपलाइन का, कहीं ना कहीं तो लीकेज होगी ही होगी, दरार आएगी ही आएगी। तो उसके लिए जांच के आदेश देने की क्या जरूरत होगी सरकार को? इतना बड़ा स्टेप फॉलो करने की नीड ही नहीं है। दिक्कत तो छोटी सी है, दिक्कत का पता भी है कि पाइप में लीकेज हो रखी है। अब पाइप में लीकेज क्यों हुई है इसका पता करने बैठेंगे। दूसरा कहता है नगर निकाय को एक तथ्यों नवेशी टीम गठित कर नुकसान का आकलन कर प्रभावी कदम उठाने। वही बात आ रही है, इतनी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्रॉब्लम का तो पता है कि पाइप में लीकेज हो रखी है, जिसकी वजह से जो पीने का पानी है वो दूषित हो रहा है। भाई तुम पाइप चेंज कर दो। बात आती है लाइफ स्पैन की किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो पाइप है लीक हो गया, इसकी बजाय नया पाइप डाल दो, प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। इतना सारा तामझाम करने की नीड नहीं है कि आप कमेटी बिठाओ, जांच के आदेश दो भी ऐसा क्यों हुआ है, पाइप से पूछो भाई तू लीक क्यों हुआ है। इम्प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑफ एक्शन दोनों के दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। अगला देखिए, हाल के महीनों में इंटरनेट हैकिंग की बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में दहशत पैदा हो गई। आप भी देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, लोगों के फ़ोन जो है वो हैक हो रहे हैं, पैसा कटता जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं? पहला देखिए क्या कहते हैं, सरकारी तंत्र को, ठीक है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब जो ये हैकिंग के पीछे के लोग हैं ना,
कौन कौन से हैकर आए हैं, तो इसका कौन कर सकता है, इनको कौन पकड़ सकता है? सरकार ही ऐसे काम करेगी ना, फिर हम थोड़ा घर बैठे पकड़ सकते हैं हैकर्स को। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, कि ऐसी चीज़ों को जो है लोगों तक ना पहुंचने दिया जाना चाहिए, तो वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा कहता है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अपराधियों के पकड़े जाने तक इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। मतलब जब तक हैकर पकड़े नहीं जाते आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो। इंटरनेट यूज कर लोगे तो आपका गैजेट वगैरह जो भी है वो हैक कर लिया जाएगा। तो भाई इतनी करोड़ों की जनता पड़ी है, हमारा ही फोन या गैजेट मिलेगा क्या? चलो मान लेते हैं, ठीक है, किया जा सकता है, बट जब तक ना पकड़ा जाए, 1 साल ना पकड़ा जाए, मतलब मैं काम करने से बैठा रहूं, तो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं हम, बच्चे कहाँ जाएंगे, यूट्यूब से कहाँ से पढ़ पाएंगे जब वो नेट ही नहीं यूज कर पाएंगे, उसका तो फायदा ही नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर केवल पहला ही अनुसरण करता है। कई निजी क्षेत्र के बैंकों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में आवास ऋण पर ब्याज दर कम कर दी है। ठीक है, मतलब काफी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने क्या किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक के कंपैरिजन में जो हाउस लोन है उसको, उसकी जो ब्याज दर है वो काफी कम कर दी है। ठीक है, तो पहला एक्शन देखिए, कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जांच के लिए नियामक प्राधिकरण के समक्ष मामला उठाया जाना चाहिए, क्योंकि वे इस तरह की कटौती का पालन नहीं कर सकते हैं। अब देखो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता ही है, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, कैनरा बैंक, चलो इंडियन ओवरसीज तो मर्जिंग में आ गया, मतलब आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं। और एक तरफ है प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, बहुत सारे हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उन्होंने क्या किया है, एक आवाज उठाई है बैंकों के द्वारा कि वो प्राधिकरण समक्ष मामला उठाया है ताकि वो इस चीज के ऊपर जांच पड़ताल कर सकें, क्योंकि इससे कम रेट पे हम जो है ऋण नहीं दे पाएंगे, लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, और प्राइवेट बैंक वाले तो करते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आरबीआई डिसाइड करता है, नहीं, आरबीआई किसी भी बैंक को ये नहीं डिसाइड करके देता कि तूने इतना लोन रखना है, तूने ब्याज दर इतनी रखनी है। आप देखेंगे काफी बैंक्स के अंदर, मोस्टली सभी बैंक्स के अंदर ऐसा होता है, अगर पीएनबी के अंदर हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.6 है, तो एसबीआई के अंदर आपको 8.55 मिलेगा या 8.65 मिलेगा, ऐसे वेरिएशन में चलते रहते हैं। अगर आरबीआई के थ्रू होता ये फिक्स्ड, ठीक है, तो सभी बैंक का जो बैंक रेट है या इंटरेस्ट रेट है वो कॉमन ना होता, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बात करें चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें। ओके, वेरी क्यों करता है? तो पहले वाला वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा कहता पब्लिक सेक्टर बैंक्स मस्ट एडॉप्ट सच पॉलिसी टू रिमेन इन द कंपटीशन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ऐसी नीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पूछेगा कौन, कौन सरकारी नौकरियों में जाएगा जब बैंक में कुछ होगा ही नहीं, तो पैसा ही नहीं होगा। ठीक है ना, सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेट बैंक्स की तरफ ही भागेंगे। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक में इतना काम होगा नहीं, काम नहीं होगा तो फिर कर्मचारी नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा यूथ के अंदर, सारी चीजें ठप। तो उनको कंपटीशन में बने रहने के लिए वैसी टेक्निक्स जो हैं अपनानी ही पड़ेंगी, इसलिए दोनों के दोनों एक्शंस जो हैं यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। अगला, देश के उत्तरी भाग में नॉर्थ एरिया में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हुई हैं। ठीक है, मतलब रेल और एयर सर्विसेज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है इस चीज का। पहला एक्शन क्या है, कहता क्षेत्र में रेल और हवाई सेवाओं अस्थायी रूप से निलंबित कर देनी चाहिए। ठीक है, शुड बी टेम्परेली सस्पेंडेड इन द रीजन, निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है ऐसा, मतलब डिले किया जा सकता है, बट सस्पेंड नहीं किया जा सकता, निलंबित ही कर दो। ठीक है, वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। और कोहरा कौन सा पूरा पूरा दिन ही रहेगा, दिन के मामले में आप दिन के टाइम पे आप चला दो, तो मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलो। दूसरा कहता है लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे सेवाओं में देरी या रद्द होने के कारण, आगे ना वही बात, संभावित व्यवधान को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा योजना बनाएं। बिल्कुल ठीक है,
आप किसी भी चीज में ऐसे ही रेल यात्रा और हवाई यात्रा जो है सस्पेंड नहीं कर सकते हो, आप डिले जरूर कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेरी टाइम, एक महीना तक फॉग जो है पड़ती रहे, धुंध वगैरह पड़ती रहे, मतलब रेल और एयर सर्विसेज चालू ही नहीं होंगी, होंगी टेम्परेरी टाइम के लिए, बट कितने टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम बता दो। अब डिले कर दो, जहां पर भी आपको लगे कि हाँ मौसम वगैरह साफ है, पता तो चल ही जाता है, पूरा पूरा दिन तो धुंध पड़ने से रही। ठीक है, अब टाइमिंग डिले कर दो, प्रायोरिटी पे रखो कि इस एरिया वाली ट्रेन इतने बजे चलेगी वगैरह वगैरह जो भी है। ओके, ठीक है, अब सस्पेंड नहीं कर सकते हो, ये वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। दूसरा बिल्कुल वैलिड है, अब पता है कि धुंध वगैरह कोहरा इतना पड़ रहा है, तो लोग अपने अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करके चलें इस चीज को कि हाँ भाई डिले हो सकता है। ठीक है, टाइम लग सकता है, तो अपने मन में ध्यान से बना के चलो ये वाली धारणा कि हाँ जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो सोच समझ के करना, तो डिले आपको फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी क्रिएट हो रखी है। दूसरा ही अनुसरण करेगा बस। नेक्स्ट, कल रात दो स्थानीय युवा क्लबों के बीच विवाद के बाद दिन के दौरान इलाके में पथराव और वाहन को नुकसान पहुंचाने के लिए छुटपुट मामले जो हैं वो सामने आए हैं। ओके, रात को हुआ है विवाद और उसके बाद दिन के दौरान पथराव और वाहनों को नुकसान पहुंचाने के छुटपुट मामले जो हैं वो सामने आए हैं। पहला क्या है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सभी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो इस तरह के कृत्य करते हुए पकड़े गए थे। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ छोटा मोटा, जैसे गली मोहल्ले में हम भी देखते हैं, तो कोई लोग लड़ पड़ते हैं ना आपस में पड़ोसदारी में, ये वो कुछ कर दिया, क्या उनको जेल में डाल देते हैं क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो वो उसके पहले छानबीन करते हैं, प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई एक्शन लेती है पुलिस। उसके मतलब ये तो नहीं है फिर तो वो अपनी ओहदे का गलत फायदा उठाते रहेंगे। हाँ भाई तूने पत्थरबाजी की है, तूने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, चल भी जेल के अंदर चलो, ऐसा नहीं कर सकते। और सारे के सारे जो उसमें इनरोल्ड थे वो सारे, बिल्कुल नहीं। स्थानीय पुलिस प्रशासन को स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इलाके के दोनों क्लबों के पदाधिकारियों की बैठक बुलानी चाहिए। ये बिल्कुल वैलिड कोर्सेज ऑफ एक्शन है, मतलब वही है ना, पूरी जांच पड़ताल करो पहले तो उस चीज की कि भाई तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ कि इतना विवाद छिड़ गया दोनों क्लबों के बीच में। उसके बाद कोई वैलिड कोर्स ऑफ एक्शन आप अपना सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। ओके, चलो अगले पे आते हैं। इंडिया परफॉर्मेंस, हाल के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। खिलाड़ियों की झोली में एक भी पदक नहीं आ सका, कोई मेडल नहीं जीत सके वो। सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की एक टीम को प्रशिक्षित करने और तैनात करने में 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक इंफॉर्मेशन है कि 5 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए, ठीक है, और एक भी मेडल नहीं जीत सके आप। पहला एक्शन क्या है, कहता भारत को भविष्य के ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को ये भोजन भेजना बंद कर देना चाहिए। तो भाई हार गए तो हार गए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कभी भी। और कोई सोच समझ के थोड़ा जाता है कि हाँ मैं इस बार जीतूंगा इस बार नहीं जीतूंगा। नहीं जीतूंगा मतलब ये तो वही बात होगी ना, फिर आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। दूसरा कहता है भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण जानने के लिए सरकार को तुरंत एक जांच आयोग का गठन करना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा क्या हुआ था कि वो कोई भी मेडल हासिल नहीं कर सके, जीत ना सके। क्यों? हमारी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था फाइनेंशियली, ठीक है, फिर भी मेडल क्यों ना हासिल कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कमेटी का गठन कर दिया जो इस पूरी सिचुएशन की जांच पड़ताल कर सके, ताकि आगे आने वाले ओलंपिक खेलों में वो प्रॉब्लम ना देखने को मिले, अगले बार जो है जरूर मेडल जीत के। ओके, चलो भाई ये था इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशंस क्लियर होंगे। तो कोशिश करो अपने लेवल पे जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। अगर एक बार आपने ये सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए हैं, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है उनको रीअटेम्प्ट करो, फिर से सॉल्व करके देखो, ऐसे इंप्रूवमेंट आएगी। ऐसा आप सोच के चलो हाँ भाई एक बार कर लिया मेरे लिए इनफ है, नहीं, बार बार ऐसे क्वेश्चंस की उठाओ। अकेला यही नहीं, जितने भी आप टॉपिक्स कर चुके हो रीजनिंग के अंदर, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो इन पीडीएफ को सॉल्व करो, फिर उसके बाद कोई XYZ रिसोर्सेज के ऊपर जाओ। जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको अगले सेशन के अंदर। टेक केयर।